हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माया माफिया हस्बैंड का ये लास्ट एपिसोड है, तो पूरा ज़रूर देखना और मैं कोशिश करूँगी कि ये लास्ट एपिसोड में मैं पूरा कवर करूँ। अगर मैं आपकी सास हूँ तो आप मेरी भी सास हैं। ध्रुव रूहानी को अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाने लगा और सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि आज वो जान गए थे ध्रुव की लाइफ में उनकी भी कोई कम जगह नहीं थी। वहीं अरमान और नागा अर्जुन, जो सालों बाद अपनी पुरानी दोस्ती, वो जस्ट अभी ही बाहर आए थे और ध्रुव की बात सुन उनके चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान थी। नागा अर्जुन जी ने अरमान जी को सहारा दिया था, क्योंकि उनके पैर में चोट लगी थी। वो उसने सबके पास लेकर आए और मुस्कुराते हुए सबसे बोले, अगर तुम्हारी बातें हो गई हो तो डिनर करने चले, क्योंकि तुम लोगों का भले ही बातों से पेट भर जाता होगा पर मेरा नहीं भरता। फिर वो अरमान जी की तरफ देखकर बोले, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। अरमान जी भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। तभी सुरभि जी आकर सबको डिनर के लिए बोलती हैं और सब डिनर करने चले जाते हैं। 3 महीने बाद सब कुछ सही चल रहा था और अब अरमान जी ने भी पूरी तरह से ठीक हो गए थे। और सबसे बड़ी बात, अब ध्रुव और अरमान जी में बातें भी होने लगी थी। अरमान जी का खोया हुआ सब कुछ अब उन्हें दोबारा मिल चुका था। ओबराय फैमिली, जो कुछ सालों पहले बिखर गई थी, अब फिर से एक हैप्पी फैमिली बन चुकी थी। और हैप्पी के साथ साथ बिग भी। पर यहाँ सारे फैमिली मेम्बर में प्यार था, अपनापन था। सब एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे। काव्या और रूहानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता था। सब उन्हें पलकों पर बैठाकर रखते थे। और वैसे भी काव्या का भी अभी लास्ट मंथ चल रहा था। वेद और रूपा, सत्य और कनिका, विक्रम और मानवी, तीनों जोड़ी की सगाई हो चुकी थी और संगीत, हल्दी, मेहंदी, ये सारी रस्में भी हो चुकी थी। आज तीनों जोड़ी की शादी थी। पूरा ओबराय मैंशन सजा हुआ था और दिन में भी तारे जैसे भरे आसमान की तरह चमक रहा था। अंदर भी पूरा मैंशन काफ़ी अच्छे से सजाया गया था और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। काव्या अपने कमरे में आराम से सोफे पर बैठी हुई थी और मायूर उसके लिए एप्पल काट रहा था। काव्या एप्पल देखकर मुंह मोड़कर बोली, मैंने कहा ना मुझे ये नहीं खाना, मुझे कुछ मीठा या फिर तीखा खाना है। मायूर उसके मुंह में ज़बरदस्ती एप्पल को डालकर बोला, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है और खबरदार, जो तुमने तीखा खाया कल भी मेरे मना करने के बाद भी तुमने जिद कर तीखा खा लिया था और फिर मुझ पर ही उल्टियाँ कर दी थी। तुम्हें वो सब खाना अब बंद कर देना चाहिए। काव्या आंखें छोटी कर उसको घूरते हुए बोली, वो मेरे तीखा खाने की वजह से नहीं था, वो तो तुम्हारी कड़वी दवाई की वजह से थी, जो तुमने मुझे ज़बरदस्ती पिलाई थी। इतना बोलकर वो अपने मुंह में डाला हुआ एप्पल खाकर बोली, अच्छा सुनो ना। काव्या के इतना प्यार से कहने से वो तुरंत समझ गया काव्या उससे ज़रूर कुछ तो चाहती है। वो एप्पल खिलाते हुए बोला, बोलो। वो अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे ना आइसक्रीम खानी है। मायूर उसको अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, बाहर देखा है कितनी ठंडी हवा चल रही है और तुम्हें आइसक्रीम खानी है। चुपचाप एप्पल खाओ और अपनी दवाई लो। वो जिद करते हुए बोली, मुझे खानी है, मुझे खानी है। तुम मुझे अभी के अभी चॉकलेट आइसक्रीम लाकर दो, मेरा बहुत मन है, मुझे अभी ही खाना है, प्लीज़ लाकर दो ना। मायूर उस पर हल्का गुस्सा दिखाते हुए बोला, बहुत जिद्दी हो चुकी हो तुम। अब अगर और एक भी शब्द कहा ना तो आज शादी में भी तुम यही कमरे में पड़ी रहोगी, फिर करते रहना बंद कमरे में जिद। वो गुस्से से मायूर को घूरने लगी, पर इससे मायूर को कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्रुव का कमरा। रूहानी मुंह फुलाकर बैठी थी और एकटक गुस्से से ध्रुव को ही घूर रही थी। अब रूहानी का पेट उभर कर बाहर आ चुका था और साफ दिखाई देने लगा था। वो थोड़ी मोटी भी हो चुकी थी, लेकिन इससे उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो अब और भी ज़्यादा क्यूट लगती थी। लेकिन इस वक्त वो गुस्से में लग रही थी। उसके दोनों गाल फूले हुए थे। वो गुस्से से ध्रुव को घूरते हुए बोली, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो वाली ड्रेस पहनना है। रूहानी की जिद थी कि वो आज शादी में पिंक कलर का ब्लाइंड लहंगा पहने और उसने एक सुंदर सा लहंगा लिया भी था। वो भी काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे ये पसंद आया था, लेकिन ध्रुव ने रूहानी को वो पहनने से साफ मना कर दिया था। इसलिए रूहानी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। ध्रुव रूहानी को समझाते हुए बोला, वो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तुम्हें इतनी हैवी लहंगा पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है,
तुम्हें हल्के और ढीले कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना बोलकर वो फिर से रूहानी के हाथ में अपनी पसंद की ड्रेस देकर बोला, तुम्हें आज यही पहनना है। रूहानी मुंह फुलाकर बोली, नहीं, ये कितनी ढीली है, इसमें मैं जोकर लगूंगी। मुझे ना वो वाली ड्रेस चाहिए, वो कितनी प्यारी है, मैंने बहुत मन से उसे लिया है, मुझे वही पहनना है और मैं वही पहनूंगी। दुरू रूहानी के पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, बच्चा देखो तुम्हारी मम्मा कितनी जिद्दी है, मेरी एक बात नहीं सुनती, अब तुम ही इसे समझाओ। डैड सही कह रहे हैं ना। रूहानी जल्दी से अपना हाथ अपने पेट पर रखकर बोली, मेरा बेबी मेरी साइड होगा, है ना बेबी। इतना बोलकर वो लहंगा उठाकर बोली, देखो ना बेबी, ये कितना प्यारा है और इसमें मम्मा बहुत प्यारी लगेगी, इसलिए आप अपने डैडी से कहिए मम्मा को यही पहनने दे, वरना मम्मा नाराज़ हो जाएगी, फिर डैडी से बात भी नहीं करेगी। रूहानी की बात ना करने वाली बात सुनकर ध्रुव अपनी सर्द नज़रों से घूर कर रूहानी को देखने लगा। उसकी खतरनाक नज़रों को देखते ही रूहानी डर गई। जब ध्रुव को एहसास हुआ कि रूहानी उससे डर रही है तो वो एक गहरी सांस लेकर खुद से बोला, ध्रुव तुम रूहानी को डरा कैसे सकता है, तुझे अपना गुस्सा कंट्रोल करना कब आएगा। रूहानी ने सिर्फ मजाक में कहा है, वो सच में मुझसे बात करना नहीं छोड़ सकती। पता नहीं क्यों पर अब ध्रुव रूहानी को लेकर पहले से भी ज़्यादा चिपकू हो चुका था। सब उसके इस हरकत से खुश और परेशान दोनों थे। ध्रुव रूहानी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर अपने ओंठ रखकर बोला, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, पर ध्यान रखना इस ड्रेस से तुम्हें या हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रूहानी खुशी से उससे लिपट गई और मुस्कुराते हुए बोली, आप ना वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो। इतना बोलकर वो ध्रुव को और भी कस के हक कर लेती है। वहीं ध्रुव के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ध्रुव रूहानी से अलग होकर बोला, अब इतना अच्छा हस्बैंड पाई हो तो कम से कम मुझे कुछ इनाम तो दो। रूहानी बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, बोलिए क्या चाहिए आपको। वो अपने ओठ पर अपनी एक उंगली रखकर बोला, मेरे ओठों को तुम्हारे ओठों की मिठास चाहिए। रूहानी ध्रुव की आंखों में देखते हुए बोली, तो ले लीजिए ना, रोका किसने है, मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी, आपको कभी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, समझे। ध्रुव मुस्कुरा दिया। वो अपने ओठ रूहानी के ओठों पर बस रखने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन ज़ोर ज़ोर से रिंग करने लगा। ध्रुव उसे इग्नोर कर फिर से रूहानी को किस करने के लिए बढ़ा ही था कि तभी फ़ोन फिर से रिंग करने लगा। अब रूहानी ध्रुव को देखकर खुद फ़ोन उठाकर उसके सामने कर बोली, एक बार देख लीजिए, क्या पता कोई ज़रूरी काम हो, मैं तो आपके पास ही हूँ। वो भी मुस्कुराते हुए रूहानी के हाथ से फ़ोन लेकर बस हेलो ही बोल पाया था कि सामने वाले की बात सुन उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसका पूरा चेहरा डार्क हो चुका था। वो इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। रूहानी उसको इस तरह देखकर डर गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और ध्रुव को इस तरह देखकर रूहानी को बहुत डर लग रहा था। वो परेशान होकर बोली, क्या हुआ है, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं। वो रूहानी को इस तरह से डरा हुआ देखकर एक गहरी सांस लेकर उसे बेड पर बैठाकर बोला, सब ठीक है, बस ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तुम आराम करो। रूहानी शक भरी नजरों से उसको देखने लगी तो ध्रुव रूहानी को बेड पर लेटाकर बोला, ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक है, बस एक डील है जो हमारे लिए थोड़ी ज़रूरी है और मुझे ऑफिस जाकर देखना होगा। अभी आराम करो, शादी में काफ़ी थक जाओगी। अब रूहानी भी बिना कुछ बोले शांति से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि सच में वो अब थोड़ी दूर चलने पर ही थक जाती थी और आज शादी में उसे खूब सारी मस्ती भी तो करनी थी। ध्रुव रूहानी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर ही रहा था कि तभी उसका डोर नॉक हुआ। ध्रुव रूहानी के माथे को चूमकर निकल गया। बाहर अंगद परेशान होकर खड़ा था। वह कुछ बोलने ही वाला था कि ध्रुव उसको आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा कर धीरे से बोला, कहीं और चलकर बात करें। अंगद ने भी जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और दोनों ही तेजी से परेशान मेंशन से बाहर निकल गए। ध्रुव और अंगद को बाहर जाता देख वे जल्दी से दोनों के सामने आकर झूठी नाराज़गी दिखाते हुए बोला, थोड़ी ही देर में शाम होने वाली है और आप दोनों कहाँ जा रहे हो। अंगद वेद को समझाते हुए बोला, थोड़ा सा काम है, जाना पड़ेगा, पर तू चिंता मत कर, तेरी शादी होने से पहले आ जाएंगे। इतना बोलकर अंगद और ध्रुव तेजी से बाहर निकल गए। वहीं वेद मुंह बनाते हुए अंदर आ गया।
वेद का बना हुआ मुंह देखकर पीहू मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, जनाब का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वेद जल्दी से बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी ऑफिस की टेंशन है। शादी की वजह से कितने दिनों से ऑफिस नहीं जा पाया हूँ। पीहू वेद के कंधे पर हाथ रखकर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, और पता है मुझे क्या लगता है। पीहू की बात सुन वेद नासमझी से उसे देखते हुए बोला, क्या? पीहू मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है तुम्हारा ना रूपा से शादी करने का मन बदल गया है। पर तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं कब काम आऊँगी। तुम कहो तो मैं रूपा से बात कर लूँगी। वो पीहू को देखकर बेचारा सा मुँह बनाकर बोला, क्या आप मुझे मरवाना चाहती हैं? वो मुझे जिंदा ही गाड़ देगी। वेद की बात सुन पीहू जोर जोर से हंसते हुए बोली, शादी से पहले ही बीवी का इतना खौफ, पता नहीं शादी होने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। वेद भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, अब प्यार क्या है तो मार खाकर भी उसे झेल ही लूँगा, उसकी हर जिद पूरी करूँगा, लेकिन कभी भी उससे दूरी बर्दाश्त नहीं करूँगा। पता नहीं कब पर मेरी जान बन चुकी है वो, उसकी हर नादानी झेल कर भी मैं उसे खुश रखूँगा। इसकी बात सुन वेद के पीछे खड़ी काव्या प्यारी सी स्माइल करते हुए आगे आई और उसके दोनों गालों को खींचते हुए बोली, इतना प्यार करते हो मेरी बहन से? वेद अपने गाल छुड़ाकर बोला, हाँ, खुद से भी ज़्यादा। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और फिर पीहू काव्या को देखकर बोली, आपको अभी आराम करना चाहिए। अभी काव्या कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वेद भी पीहू का साथ देते हुए बोला, हाँ, आपको अभी आराम करना चाहिए। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। वो लाचारी से हाँ में सर हिला देती है तो वेद काव्या को उसके कमरे तक ले जाता है। इधर एक सुनसान सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी और उस कार से टिककर ध्रुव खड़ा था और एक टक सुनसान सड़क को ही देखते जा रहा था। वहीं अंगद हैरान परेशान बस एक टक उसे ही देख रहा था। नितिन शर्मा ने ध्रुव के खिलाफ कुछ लोगों के साथ मिलकर साजिश रचा और कुछ झूठे सबूत पुलिस को दिखाकर उन पर दबाव बनाने लगा कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन उन्हें नहीं पता था पुलिस को ध्रुव का खौफ कितना ज़्यादा था। उन्होंने एक पल गवाए बिना ही ध्रुव को सारी बातें बता दी और इतना कुछ होने के बाद भी ध्रुव चुपचाप खड़ा था। ये अंगद को समझ नहीं आ रहा था। अब अंगद से सहन नहीं हुआ और वो परेशानी से बोला, तू चुपचाप खड़ा क्यों है, कुछ करना। और मुझे समझ नहीं आ रहा ये शर्मा क्यों हाथ धोकर तेरे पीछे पड़ा है। अब तो वो पूरा बर्बाद भी हो चुका है, फिर भी उसकी हिम्मत तो देखो, हमारे बिजनेस राइवल के साथ मिलकर कैसी कैसी चाल चल रहा है। अब इसका कुछ करना ही होगा। ध्रुव सब जानते हुए भी चुप था। ये अंगद को कुछ हजम नहीं हो रहा था। वो कब से जानना चाहता था आखिर क्यों बेवजह वो इन लोगों के पीछे पड़ा है। अंगद एक ठंडी आह भरकर बोला, तू तो सब जानता है ना, बता ये नितिन कौन है। उसकी बातों से भी ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही एकटक सड़क को बिना किसी भाव को देखने लगा। अंगद को अब गुस्सा आ गया। वो ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर थोड़े गुस्से से बोला, मैं कब से तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तो चुप क्यों है। बता ना कौन है ये नितिन और क्या चाहता है तुझसे। आखिर क्यों उसने अरमान अंकल पर हमला किया था और इसने तुझ पर भी तो वार किया था ना। आखिर क्या दुश्मनी है इसकी तुझसे। आज तू सब सच बता ही दे। मैं आज सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। ध्रुव कार से सर टिकाकर आंखें बंद कर बोला, अरमान ओबरॉय की एक्स वाइफ के लवर है वो। वही है वीर के रियल डैड और अब वो मुझसे और डैड से अपनी लवर और अपने बेटे का बदला लेने आए हैं। अंगद आंखें बड़ी बड़ी कर उसको देखने लगा तो ध्रुव एक गहरी सांस लेकर बोला, नितिन शर्मा सौम्या से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सौम्या डैड के पीछे पागल थी और नितिन के बच्चे की मां बनने वाली बात सुन वो पूरी तरह से बौखला गई थी। वो डैड को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी और हमारी फैमिली को तोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने डैड को भी अपनी जाल में फंसा लिया। डैड ने खुद की गलती समझकर चुपचाप वीर को अपना लिया, लेकिन नितिन से ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने कई बार सौम्या से कहा भी कि वो उसकी लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन उसको तो सिर्फ डैड चाहिए थे। उसने साफ इनकार कर दिया। उसकी बात सुन अंगद की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। नितिन शर्मा काफ़ी नामी बिजनेसमैन था।
जिसे अब ध्रुव ने जमीन पर गिरा दिया था। नितिन जी शुरू से ही अरमान जी से जलते आए थे, कॉलेज के समय से, क्योंकि सौम्या उनका पहला प्यार थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सौम्या को चाहा था। भले ही सौम्या उनके प्यार के लायक नहीं थी, लेकिन उनका दिल सिर्फ उसे ही चाहता था। उन्होंने बहुत कोशिश की सौम्या को मनाने की, अपनी लाइफ में वापस लाने की, अपने बच्चे को अपना नाम देने की, लेकिन सौम्या से साफ इनकार कर दिया था और धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने कभी किसी के सामने ये राज खोला तो सौम्या जी खुद को ख़त्म कर देगी। अब कैसे भी हो, पर नितिन जी सौम्या से सच्चा प्यार करते थे, इसलिए तो आज तक उन्होंने शादी नहीं की। वो चुपचाप उसकी सारी बातें मानते रहे, लेकिन एक दिन अचानक सौम्या और वीर की बम ब्लास्ट में मौत की खबर सुन वो पागल से हो गए और पता करने पर पता चला कि ये सब ध्रुव की वजह से हुआ है। अब उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने उसी दिन से ध्रुव को बर्बाद करने का फैसला ले लिया था। वो ध्रुव और अरमान जी को जान से मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो ध्रुव के सामने कमज़ोर पड़ जाते थे। सारी बातों को गहराई से समझकर अंगद को अरमान जी पर तरस और हंसी दोनों ही आ रहा था, क्योंकि ज़िंदगी ने उनके साथ बहुत अच्छा मजाक किया था। हर तरफ अरमान जी बेकसूर थे, लेकिन हालात ने उन्हें ही हमेशा कसूरवार बना दिया था और बेचारे चुपचाप अपनी गलती समझकर सहते रहे थे। अंगद एक ठंडी आह भरकर बोला, तो अब क्या सोचा है तूने? ध्रुव अपनी आंखें बंद कर बस मुस्कुरा दिया, जिसका मतलब साफ था उसने कुछ तो बड़ा सोच रखा था। अंगद को अब कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि ध्रुव सब हैंडल कर लेगा, ये वो अच्छे से जानता था। दोनों शांति से फिर से ओबराय मैंशन वापस आ गए। ध्रुव जैसे ही अपने कमरे में आया, सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं रुक से गए और उसका चेहरा बिल्कुल सर्द हो गया, क्योंकि अंदर काव्या और रूहानी सबसे छुपकर मज़े से हंस कर आइसक्रीम खा रहे थे। सामने टेबल पर आइसक्रीम पड़ी थी और दोनों अपने में मस्त होकर एंजॉय कर रही थी। ध्रुव अपनी सर्द आवाज़ में बोला, यहाँ क्या हो रहा है? ध्रुव की आवाज़ सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ध्रुव दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया और घूरकर दोनों को देखने लगा। रूहानी के दोनों हाथ में आइसक्रीम थी और काव्या उसने तो आधे से ज़्यादा खा ली थी। काव्या, जिसका बहुत मन था आइसक्रीम खाने का, वो जिससे भी कहती थी उसे आइसक्रीम खानी है तो वो सभी उसे ही सुनाने लगते। वो जानती थी रूहानी का भी शायद यही मन कर रहा होगा, इसलिए वो छुपकर आइसक्रीम लेकर आई है और रूहानी के कमरे में आ गई, क्योंकि खुद के कमरे में पकड़े जाने का डर था। ध्रुव के कमरे में ज़्यादा कोई नहीं आता था और ध्रुव बाहर गया हुआ था, तो काव्या को अच्छा मौका मिल गया और वो जल्दी से ध्रुव के कमरे में आ गई। लेकिन अब वो फंस चुकी थी। रूहानी को लगा ध्रुव उस पर गुस्सा करेगा। वो रोने वाला फेस बनाकर काव्या को देखने लगी, तो काव्या जल्दी से सफाई देते हुए बोली, भाई, इसमें रूहानी की कोई गलती नहीं है। मेरा बहुत मन था और मायूर मुझे खाने ही नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा और मैं यहाँ आ गई। रूहानी ने मना किया था, पर मैंने ही कहा कि वो खा ले, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। भाई, मैं सच कह रही हूँ। ध्रुव काव्या को बुरी तरह से घूरते हुए बोला, तुम पागल हो? बाहर का मौसम देखा है, कितनी ठंडी हवा चल रही है और तुम्हें आइसक्रीम खानी है? काव्या चुपचाप खड़ी रही। उसे अब सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपनी नज़र झुका ली। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर काव्या और रूहानी दोनों को बेड पर बैठाकर काव्या का हाथ पकड़कर बोला, भाई कहती हो ना मुझे, तो इतनी सी बात का बुरा लग गया? क्या भाई का इतना हक नहीं है कि वो गलती पर डांट सकते? काव्या जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। आपका पूरा हक बनता है मुझे डांटने का, गुस्सा करने का, प्यार करने का। खून का नहीं पर दिल का तो रिश्ता है हमारा। मैं गलत थी, मुझे ध्यान देना चाहिए था। आई एम सॉरी भाई। ध्रुव काव्या को समझाते हुए बोला, बहन, माना है मैंने तुम्हें और परवाह है मुझे तुम्हारी। अगर मैंने तुम्हें डांटा तो उसका मतलब मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। तुम्हारा लास्ट मंथ चल रहा है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना। अब से अगर ऐसी बच्चों वाली हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्रुव की बात से रूहानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सच में ध्रुव एक बहुत अच्छा भाई है, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पोता और बहुत ही केयरिंग हस्बैंड भी है। तो रूहानी बहुत खुश थी कि उसे ध्रुव जैसा हस्बैंड मिला, जो उस पर जान छिड़कता और बाकी अपने सभी को भी केयर करता है।
काव्या अपना कान पकड़कर क्यूट सा फेस बनाकर ध्रुव से बोली, सॉरी भाई, अब से ऐसा नहीं होगा। ध्रुव मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखकर बोला, जाओ टाइम हो गया है, रेडी हो जाओ। और हाँ, अगर बात लोगे तो हॉट वाटर से लेना, वरना कहीं कोल्ड ना हो जाए। काव्या मुस्कुराते हुए ध्रुव को हक कर लेती है। भले ही उनका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन ध्रुव हमेशा से एक बड़े भाई की तरह काव्या और रूपा दोनों का ख्याल रखता था। हालांकि वो कभी दिखाता नहीं था, लेकिन सच में वो सबकी बहुत परवाह करता था। उसके जाने के बाद ध्रुव अपनी खा जाने वाली नजरों से रूहानी को घूरने लगा। रूहानी बड़ी सी मासूमियत से बोली, ऐसे मत देखिए ना, मुझे डर लग रहा है। वो रूहानी को अपने सीने से लगाकर उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। रूहानी को लगा था ध्रुव उसे डांटेगा, पर वो बहुत प्यार से उसके बालों को सहला रहा था, जिससे रूहानी को बहुत सुकून मिल रहा था। वो ध्रुव को कस के हक कर बोली, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? ध्रुव मुस्कुराया और उसके माथे पर किस कर बोला, नहीं, मुझे पता है इस वक्त ऐसे समय में बहुत ज़्यादा मन होता है और मन नहीं मानता, लेकिन बाहर का मौसम भी तो देखो। अगर आइसक्रीम खाने से तुम्हें या काव्या को कोल्ड हो जाता तो अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें इस बात को समझना होगा। रूहानी ध्रुव को कस के हक कर बोली, आप हो ना, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप हर पल मेरा साया बनकर रहोगे, फिर मुझे किस बात की फ़िक्र करना। नीचे पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। शाम हो चुकी थी और सब अपने अपने में लगे हुए थे। दादी सुरभि जी के साथ मेहमानों को देख रही थी। अरमान और अंगद बाकी सबका काम देख रहे थे। अरमान जी और नागा अर्जुन जी साथ में अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर सालों बाद एक अलग ही चमक थी। वहीं मायूर परेशान होकर काव्या को रेडी कर रहा था। काव्या ने जो ड्रेस पहनी थी अब वो उसे पसंद नहीं आ रही थी और इस वजह से उसने मायूर का दिमाग खराब कर रखी थी। पीहू और समीरा दोनों तीनों दुल्हन को रेडी होता हुआ देख रही थी। उन्हें रेडी करने के लिए इंडिया के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था, जो अपने काम में लगी हुई थी। और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में तीनों रेडी भी हो गई। कनिका, रूपा और काव्या तीनों ही कमाल की लग रही थी। तीनों ने सेम लहंगा पहना था, यहाँ तक कि रूपा मेकअप और बाकी सब में भी सेम था। तीनों सगी बहनें लग रही थी। समीरा तीनों को देखकर उनकी नज़र उतारते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो तुम तीनों, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। उसकी बात सुन तीनों मुस्कुरा दिए। पीहू जल्दी से तीनों को एक साथ हक कर बोली, मेरी तीनों देवरानियां आज मेरे देवर पर कहर ढाने वाली हैं। बेचारे मेरे देवर जो पहले से तुम्हारे प्यार में पागल हैं, आज तो तुम तीनों का ये रूप देखकर उसके होश ही उड़ जाएंगे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। पहले भी इसी ओबरॉय मेंशन के हॉल में 3 जोड़ों की शादी हुई थी और अब फिर से एक बार 3 जोड़ों की शादी होने जा रही थी। सारे मीडिया वाले की लाइन लगी हुई थी और उनकी नजरें ध्रुव और रूहानी को तलाश रही थी, क्योंकि अब ध्रुव डैड बनने वाला है, जिसकी खबर अभी कुछ दिन पहले ही बाहर निकली थी। ध्रुव के डैड बनने की खबर ने पूरे मीडिया को हिलाकर रख दिया था। ध्रुव ने शादी भी बाहर की दुनिया से छुप कर किया था और एक दिन अचानक से अपनी वाइफ को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। और फिर अब डैड बनने की खबर से सब हैरान थे। उन्हें ध्रुव से कई सारे सवाल करने थे, जिनका जवाब उन्हें शायद ही मिलने वाला था। मीडिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी और तभी एक साथ सबकी एंट्री हुई। सभी दूल्हों ने सेम रॉयल शेरवानी पहनी थी और सब बहुत हैंडसम लग रहे थे। हॉल में जितनी भी लड़कियां थी सब उन्हें अपनी आंखों में चमक लेकर देखे जा रही थी। आज ना जाने कितनी ही लड़कियों का दिल टूटकर बिखर गया था। वहीं सभी दुल्हन ने सेम कलर और सेम डिजाइनर से अपना रॉयल लहंगा लिया था और उस लहंगे में सब कमाल की लग रही थी। सत्य के साथ कनिका, विक्रम के साथ मानवी और वेद के साथ रूपा, तीनों जोड़ी क्या ही कमाल की लग रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बनी हो और उनके चेहरे की रौनक उन्हें और आकर्षक बना रही थी। सब मीडिया वाले अपने काम पर लगे और सभी एंगल से उनकी फ़ोटोज़ लेने लगे। सुरभि जी दादी के कंधे पर हाथ रख बोली, माँ, सब कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे सभी बच्चे कितने बड़े हो गए कि आज वो एक पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। दादी सबकी एक साथ नज़र उतारते हुए बोली, मेरे पोतों और पोतियों को किसी की नज़र ना लगे। सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए।
लेकिन फिर भी सभी को किसी का इंतजार था। सुरभि जी पीहू को देखकर परेशानी से बोली, सब नीचे हैं, लेकिन ये ध्रुव और रूहानी कहाँ रह गए? जाओ एक बार देख कर आओ, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना? सब दादी की बातों से सहमत थे। पीहू भी कब से रूहानी का वेट कर रही थी। उसने हाँ में सर हिलाया और जैसे ही ऊपर जाने को हुई कि तभी उसकी नज़र ऊपर सीढ़ियों पर चली गई। रूहानी एक प्यारी सी स्माइल के साथ ध्रुव की बाहों में बाहें डालकर आराम से सीढ़ियाँ उतर रही थी। रूहानी ने एक सुंदर सा लहंगा पहन रखा था जो काफ़ी हल्का था, जिससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और लहंगे में उसका फूला हुआ टमी साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी वो उस लहंगे में बहुत क्यूट लग रही थी। ध्रुव ने उसका दुपट्टा अच्छे से उसके कंधे पर पिनअप किया था और अब उसको बहुत केयरफुल होकर नीचे उतार रहा था, जिसे देख रूहानी एक नज़र सबकी ओर देखती है जो एक टक उन्हें ही देख रहे थे। सभी को अपनी तरफ देखता पाकर रूहानी मुंह बनाकर उससे बोली, आप कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हैं? देखिए सब हमें किस तरह से घूर घूर कर देख रहे हैं। ध्रुव रूहानी की आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, देखते हैं तो देखने दो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। वैसे भी अपनी बेबी की केयर करना कोई गुनाह नहीं है। मैं तो वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती, समझी तुम? इतना बोलकर ध्रुव रूहानी का दुपट्टा सही से करता है और उसका लहंगा जो उसके पैरों के सामने आ रहा था उसे अपने हाथों से हटाने लगता है, जिसे रूहानी के पैरों में वो उलझे ना। ध्रुव का ये रूप देख लड़कियां अंदर तक जल भून रही थी और अपनी जलती हुई नजरों से रूहानी को घूर रही थी। लहंगे को सही करने के बाद ध्रुव रूहानी का हाथ पकड़कर बोला, चले। ध्रुव ने उसकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया है और उसे लेकर नीचे आ गया। अब तक शादी हो रही थी। मायूर ने काव्या को हॉल में सोफे पर बैठा दिया था, जहाँ से मंडप में हो रही सारी रस्में साफ दिखाई दे रही थी। काव्या को ज़्यादा खड़े रहने से मना किया गया था क्योंकि उसकी डिलीवरी की डेट बहुत नज़दीक थी और वो बहुत जल्दी थक भी जाती थी। मायूर के हाथों में इस वक्त फ्रूट का एक बाउल था और काव्या उसे मुंह बना बना कर खा रही थी क्योंकि उसे तो कुछ और खाने का मन था। वो मायूर को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी तो मायूर उसे बुरी तरह से घूरते हुए बोला, ये बेबी के लिए हेल्दी है तो चुपचाप ये खाओ। काव्या मुंह फुलाकर मायूर को देखने लगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्रुव ने रूहानी को भी काव्या के साइड में ही बैठा दिया और खुद उसके पास ही खड़ा हो गया। मीडिया वाले को साफ मना कर दिया गया था कि वो ध्रुव या रूहानी से गलती से भी कोई सवाल जवाब ना करे और ना चाहते हुए भी सारी मीडिया को उनकी बात माननी पड़ी क्योंकि ध्रुव से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। वो सब अच्छे से जानते थे अगर उन्होंने ध्रुव को गुस्सा दिलाने की गलती से भी गलती कर दी तो उनका पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता था और कोई भी ये रिस्क नहीं ले सकता था। धीरे धीरे सारी रस्में हुई और लास्ट में पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हुए बोले, विवाह संपन्न हुई और ऐसे ही एक एक कर तीनों जोड़ों का विवाह एक साथ संपन्न हुई। सबके चेहरे खिल गए। सभी जोड़ों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया और फिर सभी ने उन्हें गिफ्ट देकर विश किया और धीरे धीरे सभी गेस्ट फूड एंजॉय कर घर जाने लगे। नागा अर्जुन जी भी वालिया मेंशन चले गए, लेकिन आहान और समीरा आज यहीं रुकने वाले थे क्योंकि ये रूहानी की इच्छा थी और उसकी खुशी के लिए तो कोई कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। इस वक्त लगभग सभी गेस्ट जा चुके थे और सभी घर वालों के साथ में डिनर कर रहे थे। सबके चेहरे खिले हुए थे और ओठों से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में थे। सत्य का कमरा। कनिका की हालत इस वक्त बहुत ख़राब थी क्योंकि सत्य लगातार ना जाने कब से उसके ओठों को अपने कब्जे में लेकर बेहद गहराई से किस किए जा रहा था। वो बार बार उससे अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका कनिका को छोड़ने का बिल्कुल भी मोड़ नहीं है। जब कनिका की सांसें उखड़ने लगी तो वो उसके ओठों को छोड़कर उसके गर्दन पर अपने ओठ फेरने लगा। कनिका को अब बहुत घबराहट होने लगी थी और सत्य की इस हरकत से वो हल्की हल्की काँप भी रही थी। वो सत्य को खुद से दूर करते हुए बेचैनी से बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। वो कस के कनिका की कमर को पकड़कर खुद से चिपकाकर उसकी गर्दन को सक करते हुए बोला, आज मत रुको प्लीज़। वो जैसे ही कुछ कहने को हुई कि उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई।
क्योंकि सत्य ने उसके गर्दन पर काफ़ी ज़ोर से बाइट कर लिया था। कनिका ने सत्य को काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन आज वो रुकने की मूड में नहीं था और कनिका भी धीरे धीरे उसकी छुअन से पिघलने लगी थी, इसलिए उसने भी खुद को पूरी तरह से उसे सौंप दी थी। वहीं विक्रम और मानवी बड़ी गहराई से एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। उनके कपड़े फर्श पर अजीब ढंग से यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे और मानवी पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके ओठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वैद का कमरा। इधर रूपा को बहुत बेचैनी हो रही थी। वो वॉशरूम से बाहर ही नहीं आ रही थी। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे वो आज काफ़ी टेंशन में है। रूपा जब काफ़ी देर तक वापस नहीं आई तो इस बात को नोटिस कर वैद वॉशरूम का डोर नॉक कर बोला, रूपा क्या हुआ? तुम बाहर क्यों नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। वैद को टेंशन हो रही थी। वहीं रूपा का बुरा हाल था, क्योंकि काव्या और पीहू ने उसे आज रात के बारे में बहुत कुछ सुनाकर काफ़ी डरा दिया था और रूपा के दिमाग में तो अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, जिससे उसका हाल और बुरा होते जा रहा था। वो अपने दांतों के बीच अपनी उंगलियां फंसाकर बोली, यार अब क्या करूँ? अगर सच में वैद ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं क्या करूँगी? वो सोच ही रही थी कि तभी वैद जो कब से उसका वेट कर रहा था, उसे अब कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान ने जगह बना ली और उसने डोर नॉक कर बोला, रूपा क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई दे रही है? रूपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा, हाँ मैं सुन रही हूँ। वैद एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम डरो मत, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ओके? तुम्हारी जिस्म की भूख नहीं है मुझे। तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। रूपा ने जैसे ही ये सुना उसे समझ में नहीं आया कैसे रिएक्ट करूँ, पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके दिल में जो बेचैनी थी वो एक झटके में कहीं खो सी गई थी और वो बिना एक पल गवाए जल्दी से डोर खोलकर वैद से लिपट गई। वैद के चेहरे पर भी एक सुकून भरी स्माइल थी। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए थे। काव्या मायूर की बाहों में सुकून से सोई थी और मायूर उसके बालों को सहला रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो धीरे से झुककर काव्या के टमी पर किस कर लेता है और धीरे से काव्या के फूले हुए टमी को सहलाकर अपनी धीमी आवाज़ में बोला, डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं मेरा बच्चा, और अब जल्द ही तुम मेरे सामने मेरे गोद में होंगे। उसकी बातों से उसकी खुशी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था अपने बच्चे को अपने बाहों में भरने के लिए। वो जल्द से जल्द अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेना चाहता था। मायूर की आवाज़ सुन काव्या नींद में कसमसाने लगी तो मायूर मुस्कुराकर उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लिया। सुबह का वक्त। इस वक्त सब ब्रेकफास्ट टेबल पर अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कनिका अपने गर्दन पर बने लब बाइट को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख सत्य मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी और उसे इस तरह से मुस्कुराता देख कनिका गुस्से से उसे घूरने लगी। उसने कस के अपने सैंडल से सत्य के पैर पर मारी तो सत्य को तेज दर्द महसूस हुआ। उसने हैरानी से कनिका को देखा, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही कनिका उसे अपनी गर्दन दिखाकर गुस्से से बोली, एक तो इतनी ज़ोर से बाइट और अब तुम्हें हंसी आ रही है। तुम मिलो मुझे अकेले में, फिर बताती हूँ, फिर हंसना। सत्य बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि कनिका उसे अपने खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी और सच में उसने कल कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हरकतें की थी। सब अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। आज सबके चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी, जो न जाने का नाम ले रही थी। रूहानी तो ऐसे खा रही थी जैसे बरसों की भूखी हो। सब उसी को देखने में लगे हुए थे, क्योंकि वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। ध्रुव ने जब सबको इस तरह से रूहानी को देखते पाया तो सर्द लहजे में सबको घूरते हुए बोला, खाने पर ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो खाना गले में ही अटक जाए। ध्रुव की इतनी कड़क आवाज़ से सब हड़बड़ाकर अपनी अपनी प्लेट को देखने लगे और चुपचाप खाने लगे। वहीं रूहानी के लगातार चलते हाथ रुक गए। उसने अपना सर उठाकर ध्रुव को देखी, जो एकटक उसे ही देख रहा था। रूहानी के गले में जो खाना था, रूहानी उसे बड़ी मुश्किल से वो नीचे उतारते हुए बोली, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? ध्रुव ने कुछ नहीं कहा
और रूहानी के ओठों के किनारे लगे खाने को टिश्यू से साफ करते हुए बोला, जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन आराम से, ओके। रूहानी जल्दी से हाँ में सर हिलाकर खाने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी वही रफ्तार शुरू हो गई और रूहानी की इस हरकत से सब खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। और इस सब में इस वक्त किसी की नज़र काव्या पर नहीं थी, यहाँ तक कि मायूर की भी। रूहानी की एक एक हरकतों को देखकर मायूर मुस्कुरा रहा था कि तभी अचानक से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी और सभी ने उस आवाज़ की ओर देखा तो काव्या ने कस के अपना पेट पकड़ रखा था और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। सब काव्या को इस तरह से देख परेशान हो गया और काव्या को इस तरह से देखकर दादी जल्दी से बोली, इसे लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, हमें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ध्रुव ने मायूर को कुछ इशारा किया और वो उसका इशारा समझकर मायूर बिना एक पल गवाए काव्या को अपनी बाहों में उठाकर तेजी से बाहर की ओर भागा और उसके पीछे ही ध्रुव और आहान भी। रूहानी भी जाना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ने साफ मना कर दिया था। पीहू और समीरा को भी यही रूहानी को संभालने के लिए रुकना पड़ता है। इस वक्त सड़कों पर एक के बाद एक कई सारी कार तेज रफ्तार से हवाओं को चीरती हुई हॉस्पिटल की ओर बढ़ती ही जा रही थी। एक कार में पीछे की सीट में मायूर, काव्या और रूपा थे। रूपा काव्या को संभालने में लगी हुई थी और सामने ध्रुव और आहान थे। आहान तेजी से कार ड्राइव कर रहा था कि तभी अचानक से एक के बाद एक कार ब्लास्ट होने लगी। सब काव्या को लेकर पहले से परेशान थे और कार ब्लास्ट होने की वजह से सबके चेहरे पर सिकन छा गई। इधर ओबरॉय मैंसन में सब बहुत परेशान थे और रूहानी को बहुत घबराहट हो रही थी। उसे इस तरह से परेशान देखकर समीरा रूहानी के कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए बोली, तुम्हें अभी इस हालात में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, इसलिए रिलैक्स रहने की कोशिश करो, सब ठीक होगा, ओके। मानवी भी उसे समझाती है कि सब ठीक होगा। रूहानी खुद को नॉर्मल करने लगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक एक कर कई सारी कार ब्लास्ट हो चुकी थी और अब सिर्फ 3 कार बची थी, जिसमें एक कार में मायूर, काव्या, रूपा, ध्रुव और आहान थे। अब दूसरी कार में विक्रम, अंगद, सत्य और कनिका थे। वहीं तीसरी कार में कुछ बॉडीगार्ड थे और अब तक काव्या की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मायूर काव्या के गालों को सहलाते हुए बोला, बहुत दर्द हो रहा है। काव्या ने कस के अपना पेट पकड़ रखी थी। वो जल्दी से हाँ में सर हिलाकर कराहते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ कुछ करो। काव्या अब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, जिसे वो सह नहीं पा रही थी। वहीं उनकी कारों को पूरी तरह से घेर लिया गया था। मायूर का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। 8 महीने बाद दादी हॉल में बैठी थी और उनकी गोद में एक प्यारी सी 8 महीने की क्यूट सी बेबी थी, जिसे वो प्यार से खिला रही थी। वो दिखने में बिल्कुल किसी एंजल की तरह लग रही थी और ये सबकी प्रिंसेस थी, जिसे सब बहुत प्यार करते थे। पीहू उस बच्ची को दादी के गोद से लेकर खिलाते हुए बोली, दादी ये तो बिल्कुल काव्या पर गई है। दादी मुस्कुराते हुए बोली, आखिर बेटी किसकी है? हाँ, दादी की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। ये 8 महीने की छोटी सी बच्ची मायूर और काव्या की बेटी है, जिसे सब बहुत प्यार करते हैं। सब किसी बच्चे की तरह उस बच्चे के साथ खेल रहे थे कि तभी किसी बच्चे के रोने की तेज तेज आवाज़ आने लगी। सबने उस आवाज़ की ओर देखा तो सुरभि जी एक छोटा सा 3 महीने का बेबी बॉय को खिलाते हुए आ रही थी। बच्चे को रोता देख सुरभि जी उसे चुप कराते हुए बोली, नहीं मेरा बच्चा, रोना नहीं है बिट्टू। सुरभि जी के गोद में खेलते बच्चे को देखकर रूपा प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोली, बिल्कुल ध्रुव भाई पर गया है, मेरा क्यूट लिटिल चैंपू। रूपा की बात सुन सब हंसने लगे। वहीं विक्रम मुंह बनाकर बोला, नहीं ये पूरा का पूरा मुझ पर गया है, देखो इसके गाल कितने सॉफ्ट है ना, और इसकी नाक भी ना बिल्कुल मेरी तरह है, क्यूट सा। रूपा उसके गोद से अपने गोद में लेकर बोली, हाँ बिल्कुल चैंपू आप पर गया है तो है, लेकिन शक्ल पर नहीं, रोने में। जरा देखो तो कैसे रो रहा है ना। इतना बोलकर रूपा उसे घुमा घुमा कर शांत कराने लगी। ये है ध्रुव और रूहानी का अंश, यानी अंश ओबरॉय, जिसके ऊपर हर कोई अपना जान छिड़कता था। रूपा ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंश चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
कि तभी ध्रुव नीचे आता है और अंश को अपने गोद में उठा लेता है और ऐसा होते ही अंश बिल्कुल चुप हो जाता है और अब रूपा का मुँह ही बन जाता है। वो मुँह बनाकर बोली, अच्छा तो मेरे चिंपू को डैडी चाहिए थे। ध्रुव अंश को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया तो बेबी के छोटे से ओठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई, जिसे देखकर सब मुस्कुराने लगे। तभी आहान भी समीरा के साथ अंदर आते हैं। दोनों अंदर आते ही अंश और प्रिंसेस के साथ खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलने के बाद समीरा चारों तरफ नजरें घुमाते हुए पीहू से बोली, रूहानी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही कहीं, कहाँ है? पीहू उसको सोफे पर बैठाते हुए बोली, भाभी पहले आप बैठिए तो सही, ऐसी हालत में ज़्यादा देर तक खड़े रहना ठीक नहीं है। समीरा भी आराम से बैठ जाती है क्योंकि वो भी 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी और इससे सब बहुत खुश थे। नागा और जुंजीतो अपने आने वाले पोता पोती का अभी से नाम खोजने लगे थे। आहान उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जब से उसको पता चला था कि समीरा प्रेग्नेंट है, वो एक पल भी समीरा को अकेला नहीं छोड़ता था। आज शाम को एक छोटी सी पार्टी थी जिसमें सिर्फ घर के लोग ही रहने वाले थे, इसलिए आहान और समीरा पहले ही आ गए थे क्योंकि उन्हें रूहानी से खूब सारी बातें करनी थी, लेकिन रूहानी है कि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आहान अंगद को कुछ इशारा करता है तो अंगद अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मैंने भी उसे नहीं देखा, लगता है रूम में होगी। आहान जल्दी से बोला, मैं अभी देख कर आता हूँ। आहान ने अभी एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी ध्रुव अंश को गोद में लिए हुए सोफे पर बैठते हुए बोला, वो अभी सो रही है और मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद जरा से भी खराब हो, इसलिए जब तक वो खुद नीचे नहीं आ जाती कोई मेरे रूम में जाने के बारे में सोचना भी मत। सब घूर घूर कर ध्रुव को देखने लगे, लेकिन इससे ध्रुव को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। ध्रुव रूहानी को लेकर अब और ज़्यादा भी चिपकू हो चुका था। कभी कभी तो ध्रुव किसी सनकी की तरह लगता था। रूहानी भी उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो जाती थी। ध्रुव का पागलपन या प्यार जो भी था, सिर्फ और सिर्फ रूहानी के लिए ही था। थोड़ी देर अंश को ऐसे ही गोद में लिए बैठे रहने के बाद ध्रुव झुककर अंश को देखता है, जो कब का सुकून से उसकी गोद में सो गया था। ध्रुव आराम से अंश को पीहू को देकर बोला, अभी इसे अपने कमरे में सुला देना, वरना ये रूहानी की नींद खराब कर देगा। अब तो सब मुंह खोले ध्रुव को देखने लगे। सच में ध्रुव रूहानी को एक बच्चे की तरह ट्रीट करता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे रूहानी अंश हो, जिसे ध्रुव बड़े प्यार से अपने सीने से लगा कर रखना चाहता है। ध्रुव अंगद को कुछ इशारा कर निकल जाता है और उसके पीछे अंगद भी निकल जाता है। बाहर निकलते ही ध्रुव के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। अंगद भी बाहर आकर ध्रुव के सामने खड़ा हो गया और बोला, चले। ध्रुव बिना कुछ बोले कार में जाकर बैठ जाता है और उसके पीछे ही अंगद भी उसी कार में जाकर बैठ जाता है और उनकी कार तेज़ी से कहीं के लिए निकल जाती है। उनकी कार एक खंडर के सामने आकर रुकी और ध्रुव अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ बाहर निकला और तेज कदमों से अंदर चला गया। अंगद भी ध्रुव के पीछे पीछे चलते हुए बोला, पता नहीं इसका गुस्सा कब शांत होगा, इसने उन लोगों की क्या हालत कर दी है, लेकिन फिर भी इसका गुस्सा तो जैसे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना बोलकर वो ध्रुव के पीछे पीछे अंदर चला जाता है और ध्रुव के पास ही आकर रुक जाता है। ध्रुव इस वक्त एक कमरे के बाहर खड़ा था, जिसके अंदर से कई लोगों के दर्द से कराहने की आवाज़ें आ रही थी। अंगद ने उस कमरे के अंदर हल्का सा झांका तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उनके सामने जो लोग थे उनकी हालत हद से ज़्यादा दर्दनाक थी, जिसे देख किसी की भी रूह कांप उठे। उस कमरे में नितिन शर्मा और अभय था, जो दर्द से एक बगैर पानी की मच्छी की तरह तड़प रहे थे। उस दिन हमला इन दोनों ने मिलकर किया था। नितिन शर्मा के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो ध्रुव का बाल भी बांका कर सके, क्योंकि ध्रुव ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, इसलिए उसने अभय का साथ लिया था और अभय भी मान गया क्योंकि उसे भी ध्रुव से बदला लेना था। लेकिन उन्हें क्या पता था ध्रुव सब खेल ही बदल देगा। दोनों दर्द से तड़पते हुए अपनी मौत की भीख मांग रहे थे, लेकिन उनकी जान इतनी आसानी से ध्रुव जाने नहीं दे सकता था। ध्रुव कुछ गार्ड को ऑर्डर देते हुए बोला, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और गलती से भी 1 सेकंड की राहत उन्हें नसीब ना हो, समझे तुम।
उसका ऑर्डर मिलते ही सब अपने काम पर लगे और वहाँ से नितिन शर्मा और अभय की दर्द भरी चीख सुन ध्रुव वहाँ से निकल जाता है। शाम का वक्त आज पूरा ओबरॉय मैंशन खुशियों से भरा हुआ था क्योंकि आज काव्या का बर्थडे था। सबने काव्या को विश किया और अपनी अपनी मस्ती में लग गए। दादी ऊपर देखते हुए भगवान को थैंक्स बोलते हुए बोली, हे भगवान, मेरे सभी बच्चे हमेशा इस तरह से खुश रहें। बस मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन लो। दादी इतना बोलकर एक नज़र सबको देखती है। सबके चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। ध्रुव रूहानी के साथ बैठा हुआ था और इस वक्त ध्रुव की गोद में उन दोनों की प्यार की निशानी अंश ओबरॉय और रूहानी ने अपना सर उसके कंधे पर टिका रखी थी। दादी को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसका खड़ूस पोता अब कितना बदल गया है। जो एक नज़र लड़कियों को देखता तक नहीं था, आज वो रूहानी की छोटी छोटी खुशियों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। और ये सिर्फ रूहानी का प्यार था जो ध्रुव को पूरी तरह से बदल चुका था। तो दोस्तों, आज ये इसका एंडिंग पार्ट था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर जो नए हैं तो प्लेलिस्ट में आप इसका पूरा वीडियो ज़रूर देखें। माय माफिया हस्बैंड का ये लास्ट एपिसोड है। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और साथ में ये भी कमेंट करना मत भूलना कि अभी मैं एक नया रोमांटिक स्टोरी स्टार्ट करूँ या फिर जो अभी इनकम्प्लीट है मेरे दिल की सुकून, इसको पूरा कंप्लीट करूँ। पूरी स्टोरी देखने के लिए और ऐसे प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोग का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि आगे भी आप सभी लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देंगे।